हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बायोलॉजी बुलेटिन का चौथा सेशन लेकर आया हूं और अभी अभी आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन भी डाल दिया है कि 2025 में जो फर्स्ट ग्रेड होने वाली है वो जून जुलाई माह में आयोजित की जाएगी। तो सभी एस्पायरेंट्स जो है अपनी तैयारी को परवान चढ़ा दीजिए, अपनी कमर को कस लीजिए। इस बुलेटिन में डिस्टेंस में कोशिका भित्ति के बारे में बात करने आया हूं, सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल में क्या क्या पॉइंट्स जो है वो याद रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल की खोज की हम बात करते हैं। सेल वॉल की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाएगा। रॉबर्ट हुक की किताब का नाम आप याद रखना, माइक्रोग्राफिया। सेल वॉल कितने प्रकार की होती है? तो सेल वॉल मुख्य रूप से 3 प्रकार की देखी जाती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की मैं बात करूं तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो पतली होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है और सेल्लोज, हेमिसेल्लोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। लगभग सभी कोशिकाओं में प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। सभी कोशिकाओं में प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, ये लाइन आप याद रखेंगे। सेकेंडरी सेल वॉल की हम बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, दृढ़ होती है, मोटी होती है। साथ ही सेकेंडरी सेल वॉल का जो निर्माण है वो हेमिसेल्युलोज और पेक्टिन से मिलकर होता है, ये आप ध्यान देंगे। अब हेमिसेल्युलोज जो है वो प्राइमरी सेल वॉल में भी है और सेकेंडरी में भी है। तो फर्क इतना है कि प्राइमरी सेल वॉल में हेमिसेल्युलोज लगभग 50% तक पाया जाता है और सेकेंडरी सेल वॉल में हेमिसेल्युलोज जो है वो 25% तक ही पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। मुख्य रूप से विभजोत की कोशिकाएं या मेरिस्मेटिक सेल्स ऐसी कोशिकाएं हो जाएगी जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट पाई जाती है। टर्शियरी सेल वॉल की बात करें तो टर्शियरी सेल वॉल मात्र जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में, वाहिनिकाओं में ही पाई जाती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक कोशिका भित्ति जो है वो जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में ही मिलती है। इसके अलावा प्रत्येक कोशिका भित्ति जो है वो हेमिसेल्युलोज और जाइलान से मिलकर बनी हुई होती है। आगे हम मध्य पटलिका की भी बात करते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडिल लैमिला, तो मिडिल लैमिला जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से मिलकर बनी हुई होती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट को हम प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहेंगे कि सर प्लांट सीमेंट के नाम से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट को जान रहे हैं, तो एनिमल सीमेंट किसको कहा जाता है? तो एनिमल सीमेंट स्टूडेंट्स, ग्लाइकोकैलिक्स में हमने हाई एलिरोनिक एसिड पढ़ा है, तो हाई एलिरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट के नाम से पुकारा जाता है। तो प्लांट सीमेंट और एनिमल सीमेंट आप दोनों चीजें याद रख लेंगे। मध्य पटलिका जो है उसके घुलने से फल जो है वो रसीले हो जाते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से मध्य पटलिका बनी हुई है मिडिल लैमिला, उसके घुलने से फलों में रसीलापन आता है, ये आप ध्यान देंगे। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जो मल्टी सेलुलर कोशिकाएं होती है उनके अंदर सबसे बाहरी जो लेयर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? तो वहां पर आंसर मिडिल लैमिला जाएगा, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल के बाहर भी मिडिल लैमिला पाई जाती है। दो कोशिकाओं के बीच में मिडिल लैमिला होती है, तो बहुकोशिकीय कोशिकाओं में सबसे बाहर की परत जो हो जाएगी मिडिल लैमिला हो जाएगी। लेकिन अगर यूनिसेलुलर सेल में आपसे पूछा है कि सबसे बाहर की परत कौन सी हो जाएगी या सबसे बाहर की भित्ति कौन सी हो जाएगी, तो वहां पर आंसर आपका जाएगा प्राइमरी सेल वॉल। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज के तंतुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो लगभग 35 से 100 सेलुलोज की चेन मिलकर एक माइसिली का निर्माण करती है। एक माइसिली जो है उसमें 35 से 100 सेलुलोज की चेन पाई जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें तो लगभग 20 माइसिली मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करती है और लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक मैक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। ये माइक्रो और मैक्रोफाइब्रिल जो है वो सेलुलोज के तंतुओं में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, सेलुलोज के जो तंतु है वो माइक्रोफाइब्रिल और मैक्रोफाइब्रिल के रूप में मिलते हैं। 35 से 100 सेलुलोज की चेन मिलकर एक माइसिली बनाएगी, 20 माइसिली मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं और लगभग हम बात करें तो 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक मैक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्लाइकोकैलिक्स की बात की थी, तो ग्लाइकोकैलिक्स की खोज मार्टिनेज और पलामो नामक वैज्ञानिक ने 1970 में की थी। ये भी आप वहां पर ऐड कर लें कि ग्लाइकोकैलिक्स किसने खोजा था, तो मार्टिनेज और पलामो ने खोजा था। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स में हमने हाई एलिरोनिक एसिड देखा, सेलिक एसिड भी होता है, म्यूसिन भी आप यहाँ पर
लगा सकते हैं। सिएलिक एसिड भी ग्लाइकोकैलिक्स में पाया जाता है, म्यूसिन भी पाया जाता है। आप ये चीजें भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। सेल वॉल मटेरियल में हमने सेल्यूलोज की बात की, हेमीसेल्यूलोज देखा, पेक्टिन देखा, जाइलान देखा, सुबेरिन, क्यूटिन, ये चीजें भी आप याद रखेंगे कि सेल्यूलोज के साथ साथ जो मैट्रिक्स पाई जाती है उसमें क्यूटिन भी होता है, सुबेरिन भी होता है, पेक्टिन भी होता है, हेमीसेल्यूलोज भी होता है। तो डिस्टेंट सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, इनका निर्माण अगर हम देखें, लिग्निन भी आप याद रखना, पेक्टिन, लिग्निन। तो हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन, इनका निर्माण गोल्जी बॉडी में या डिक्टियोसोम में होता है। प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो डिक्टियोसोम में किस किस का निर्माण होता है? लिग्निन का निर्माण पाया जाता है, सेल्यूलोज का निर्माण पाया जाता है, हेमीसेल्यूलोज का निर्माण पाया जाता है और पेक्टिन का निर्माण पाया जाता है। बिल्कुल आप यहाँ पर याद रखेंगे। और क्यूटिन और सुबेरिन जो मोमीय पदार्थ हैं, वैक्सी मटेरियल है, इनका निर्माण जो है वो स्पिरोसोम में होता है। एक और माइक्रो बॉडीज का नाम यहाँ पर मैं ले रहा हूं, तो याद रखेंगे आप, क्यूटिन और सुबेरिन का निर्माण जो है वो स्पिरोसोम में पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल वॉल का जो निर्माण है वो कौन सी विधियों के द्वारा होता है। तो सेल वॉल का निर्माण मुख्य रूप से 2 विधियों के द्वारा होता है, आप याद रखेंगे। कणाधान, जिसको हम इंटरसेप्शन मेथड भी बोलते हैं। प्राथमिक भित्ति जो है वो कणों के रूप में बनती है और प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण कणाधान विधि से ही पाया जाता है यूनिफॉर्मली। ये मेथड है, यूनिफॉर्म मेथड होता है, एक समान भित्ति का निर्माण यहाँ पर पाया जाएगा। दूसरी मेथड है हमारे पास जो है वो एपोजिशन मेथड है या स्त्राधान मेथड है, और यहाँ पर कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो परतों के रूप में होता है, स्तरों के रूप में होता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो कणाधान विधि और स्त्राधान विधि दोनों ही विधियों से बनती है। तो एक और अंतर यहाँ पर आपके पास आ गया कि प्राइमरी सेल वॉल जो है केवल इंटरसेप्शन या कणाधान मेथड से ही बनती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल कणाधान और स्त्राधान दोनों ही विधियों से बनती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहले से ही बनी हुई कोशिका भित्ति में वृद्धि किससे होती है? तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि पहले से ही बनी हुई कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो कणाधान विधि के द्वारा होती है। एक एक्सपेंशन प्रोटीन आप यहाँ पर याद रखेंगे कि कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है? तो एक्सपेंशन प्रोटीन है। नाम से पता चल रहा है कि कोशिका भित्ति के जो तंतु होते हैं उनको एक्सपेंड करने का काम ये एक्सपेंशन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, और उसको सेल वॉल का लूजनिंग फैक्टर भी हम कहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल वॉल का लूजनिंग फैक्टर किसे कहा जाता है, तो एक्सपेंशन प्रोटीन को सेल वॉल का लूजनिंग फैक्टर कहा जाता है। तो ये सेल वॉल के निर्माण की विधियां हो गई। उसके बाद हम लिग्निन की बात करते हैं। जो लिग्निन होता है वो सेल्यूलोज का व्युत्पन्न है, कोनिफेरॉल अल्कोहल होता है, याद रखेंगे। सेल्यूलोज व्युत्पन्न कोनिफेरॉल अल्कोहल होता है लिग्निन, और लिग्निन की अधिकता जो है वो कागज उद्योग को नुकसान पहुंचाती है, ये भी आप ध्यान देंगे। मुख्य रूप से लिग्निन का जो जमाव है वो स्क्लेनकाइमेटस कोशिकाओं में यानी दृढ़ोत्की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा ये वेसल्स और ट्रैकिट्स में भी जमा पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो कहाँ कहाँ मिलता है? तो वेसल्स में, ट्रैकिट्स में, और इसके अलावा स्क्लेनकाइमेटस सेल्स में पाया जाता है, दृढ़ोत्की कोशिकाओं में पाया जाता है। लिग्निन के कारण प्लांट्स के अंदर हमें पिट्स दिखाई देते हैं, और ये पिट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल पिट्स साधारण गर्त और बॉर्डर्ड पिट्स यानी बॉर्डर्ड गर्त। जो साधारण गर्त होते हैं वो एक समान दिखाई देते हैं, और जो बॉर्डर्ड पिट होते हैं उनका जो व्यास है वो भीतर से बाहर की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। बॉर्डर्ड पिट में सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। सुबेरिन के जमाव होने की वजह से वहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है बॉर्डर्ड पिट में, जिसे हम टोरस कहेंगे। और टोरस जो होता है वो वॉल का काम करता है, यानी पदार्थों के वहन में वो वॉल का काम करेगा। वाल्व जो होता है, कपाट जिसे हम बोल सकते हैं। तो सुबेरिन की वजह से वहां पर स्तुलन पाया जाता है और ये टोरस बनता है, और ये कपाट का काम वहां पर करता है। तो बॉर्डर्ड पिट आप याद रखेंगे कि जो बॉर्डर्ड पिट है, और बॉर्डर्ड पिट की हम बात करें तो बॉर्डर्ड पिट जो है वो सर्वाधिक मात्रा में जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिट्स में पाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा बॉर्डर्ड पिट कहाँ मिलेंगे? तो जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिट्स में सबसे ज्यादा बॉर्डर्ड पिट पाया जाता है। इसके बाद हम सुबेरिन की बात करते हैं। सुबेरिन क्या है? तो जो सुबेरिन है उसका जमाव भी प्लांट कोशिकाओं में पाया जाता है। मुख्य रूप से हमने सुबेरिन का जमाव जो है वो एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में देखा है। जो जड़ होती है प्लांट की, रूट्स, उसकी एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। कोर्क कोशिकाओं में सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। सुबेरिन जो है एक वायुरोधी और जलरोधी पदार्थ है, ये भी आप याद रखेंगे। वायुरोधी होता है, जलरोधी होता है, एक मोमीय पदार्थ है, और इसके डिपोजिशन को सुबेराइजेशन हम कहते हैं।
तो इतनी सारी चीजें आप सुबेरिन के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद हम क्यूटीन की बात करें तो क्यूटीन का जो जमाव है अगर वो एपिडर्मल कोशिकाओं में हो रहा है तो उसको क्यूटिनाइजेशन हम कहेंगे, और ये वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। और पत्तियों के ऊपर अगर क्यूटीन का जमाव हो रहा है तो उसे क्यूटिकुलेराइजेशन हम बोलेंगे, जिसकी वजह से क्यूटिकल का निर्माण पाया जाएगा। क्यूटिकुलेराइजेशन, क्यूटिकल का निर्माण होता है पत्तियों के ऊपर। पत्तियों पर क्यूटीन के जमाव को हम क्यूटिकुलेराइजेशन बोलते हैं, और यह भी वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, याद रखेंगे आप। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूसिलेज का डिपोजिशन। तो जो म्यूसिलेज का डिपोजिशन है वो जलोदविदों में या हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। सिलिका का डिपोजिशन हम देखें तो घास की पत्तियों में सिलिका का डिपोजिशन मिलता है। इसके अलावा आपको धान, एट्रोपा, इक्विसिटम और डाइटम्स में भी सिलिका का जमाव मिलता हुआ पाया जा सकता है। डाइटम्स की सेल वॉल में भी सिलिका का जमाव होता है, एक फेमस क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इतनी सारी चीजें जो है वो सेल वॉल के रेस्पेक्ट में आप लोगों को याद होनी चाहिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप अच्छे से इस बुलेटिन को देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुलेटिन को देखने से समझ नहीं आ रहा है तो एक बार आप बुलेटिन को सुनकर नोट्स प्रिपेयर कर लें या पॉइंट्स प्रिपेयर कर लें, और उन पॉइंट्स को प्रिपेयर करने के बाद आप मेरा बुलेटिन वापस देखें तो डेफिनेटली आपको पूरा बुलेटिन जो है वो समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।